तो जो जैव विविधता का विनाश साहब डेक्लाइन ऑफ बायोडायवर्सिटी है, इसके कौन कौन से कारण हो सकते हैं, हम लोगों को यही चर्चा करना है मेरे दोस्त से कि जैव विविधता के विनाश के क्या क्या कारण हैं। ध्यान रखिएगा, जैव विविधता के विनाश के कई सारे कारण हैं, जिनमें से सबसे पहला और इम्पोर्टेंट कारण है उसे कहते हैं आवास का विनाश। क्या कहा जाता है? तो पहला कारण है आवास का विनाश। आवास का विनाश का मतलब हो गया कि डेक्लाइन ऑफ हैबिटेट। जैसे मान लो ये कोई पर्वतीय क्षेत्र है, कोई एक पर्वतीय क्षेत्र, और अगर ये कोई एक पर्वतीय क्षेत्र है, इस पर्वतीय क्षेत्र में यहाँ पर मान लीजिए साहब पेड़ पौधे लगे हुए हैं, ये सब के सब पेड़ पौधे लगे, यहाँ किसी का आवास हो गया। अब अगर इसको तोड़ा जाए, काटा जाए, जलाया जाए, तो यहाँ के जो बड़े जानवर हैं वो तो ये क्षेत्र छोड़ करके किसी दूसरे हैबिटेट में चले जाए। बोलो यस सर। जो छोटे जानवर हैं वो मर जाएंगे। इसका मतलब कुल मिलाकर यहाँ की जैव विविधता खत्म। अब जो यहाँ का बड़ा जानवर यहाँ से भाग करके दूसरे आवास में गया है, इस आवास के लिए ये बाहरी वाला जानवर विदेशी जानवर है कि नहीं? पर इसके अपने हैबिटेट का नहीं है ना, तो विदेशी हुआ कि नहीं हुआ? और ये अगर विदेशी हुआ तो ये विदेशी क्या करेगा? ये विदेशी यहाँ पर भोजन के लिए जुटेगा। तो पहले से ही भोजन के लिए यहाँ कंपटीशन रहा होगा। बोलो तो जब पहले से ही भोजन के लिए कंपटीशन रहा होगा और फिर से आपस में कंपटीशन बढ़ गया, तो ऑटोमेटिक जब दो लोग लड़ेंगे एक ही भोजन के लिए, तो जो शक्तिशाली होगा वो रुकेगा, कोई भी एक रुकेगा, एक तो मरेगा ना। तो यहाँ पर भी जैव विविधता का क्या होगा? नहीं समझ आया? सबसे पहला कारण क्या है जैव विविधता के विनाश का? आवास। और दूसरा ये किसको जन्म देता है? तो विदेशी प्रजातियों का आक्रमण। किसका? विदेशी प्रजातियों का क्या करता है? ये विदेशी प्रजातियों का आक्रमण करता है, अटैक कराता है। किसका? विदेशी प्रजातियों का। जो फॉरेन स्पीसीज हैं, जो विदेशी प्रजातियां हैं, इन विदेशी प्रजातियों का क्या होता है? आक्रमण होता है, अटैक होता है, यानी विदेशी प्रजातियों का भी आक्रमण हो जाता है हमारे। समझ पा रहे हैं? यानी विदेशी प्रजातियां भी, फॉरेन स्पीसीज भी माइग्रेट करके जब आएंगी, वो भी जैव विविधता का विनाश करेंगे। अब ये जो काम है कि जंगल में, पर्वत के भाग में, अगर पर्वतीय भाग है, यहाँ के पेड़ पौधों को काट के उसको जलाना झूम खेती कहलाता है। क्या कहलाता है? झूम खेती कहलाता है। झूम खेती क्या कहते हैं इसको? झूम खेती कहते हैं। झूम खेती, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो झूम खेती भी किसका कारण है? जैव विविधता के विनाश का। किसके विनाश का? जैव विविधता के विनाश का। इसके अलावा सबसे बड़ा कारण आज जो है अब वो है प्रदूषण। वो कौन है साहब? वो है प्रदूषण, वो है पॉल्यूशन। कौन है? वो है पॉल्यूशन। कौन है? पॉल्यूशन। कितनी बात समझ आई? बोलो। अच्छा, कि हम लोगों ने देखा कि जो प्रदूषण है ये मेन कारण है जैव विविधता के विनाश का। डिक्लाइन ऑफ बायोडायवर्सिटी का मेन कारण क्या है? प्रदूषण। तो सवाल ये उठता है साहब कि प्रदूषण होता क्या है? व्हाट इज पॉल्यूशन? चलो बताओ जल्दी से, प्रदूषण किसे कहते हैं? प्रदूषण क्या है? बोलो। अनडिजायरेबल प्रोडक्ट्स। बस एकदम सिंपल सा एग्जाम्पल, एकदम डेफिनेशन कि प्रदूषण क्या है। तो हमारे वातावरण में जो भी अनडिजायरेबल थिंग्स है, अगर वो इन्वॉल्व हो जाए तो वो जो अनडिजायरेबल, अवांछित तत्व तो शामिल हो रहा है, वो क्या होगा? प्रदूषक। वो क्या होगा? प्रदूषक, पॉल्यूटेंट होगा। और उसका जो हानिकारक प्रभाव हम पर पड़ेगा वो कौन होगा? प्रदूषण होगा। क्या होगा? प्रदूषण। नहीं समझ आया? बोलो। तो हम पर जो प्रदूषण का जो निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा वो प्रदूषण, पॉल्यूटेंट का। तो किसे बोलेंगे भैया? अवांछित तत्व। अवांछित तत्व तो हर वो कुछ है जिसकी हमको कोई जरूरत नहीं है।
कोई भी चीज, अगर आप रोज रोटी खा रहे हैं वो आपकी जरूरत है, लेकिन एक दिन मान लो आप 2 रोटी रोज खाते हैं, 4 कर दिए, 5 कर दिए तो तबीयत खराब हो जाएगा, वही तुरंत क्या हो जाएगा, अवांछित तंत्र हो जाएगा। समझ आए? मोबाइल आपके पास है, फोन पे बात करते हैं, अच्छा लगता है, लेकिन अगर रोज रोज बात करने लगे तो सारी जिंदगी एक्सप्लॉय हो जाएगा, तो वही तुरंत क्या हो जाएगा, प्रदूषण हो जाएगा। समझ आए? तो कोई भी ऐसा अनडिजायरेबल थिंग जो हमारे वायुमंडल में, हमारे वातावरण में, हमारे परिवेश में प्रवेश करे, जिसका प्रभाव हमारे लिए कैसा हो, नकारात्मक, नेगेटिव, हानिकारक, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रदूषक। क्या बोलते हैं? प्रदूषक कहते हैं। और इसका जो नकारात्मक प्रभाव क्या कहलाता है, प्रदूषण। बात समझ आई? क्या कहलाता है, प्रदूषण कहलाता है। क्लियर? जो प्रदूषक हैं ये 2 प्रकार के होते हैं साहब। कितने प्रकार के? 2। एक वह जो स्वयं नुकसानदायक, जो स्वयं से नुकसान करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, प्राथमिक प्रदूषक। क्या कहते हैं? प्राथमिक प्रदूषक कहते हैं। यानी एक वह हैं जो स्वयं से नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, प्राथमिक प्रदूषक कहा जाता है। उन्हें प्राइमरी पॉल्यूटेंट, क्या कहते हैं, प्राइमरी पॉल्यूटेंट कहते हैं, उन्हें प्राथमिक प्रदूषक कहा जाता है। और दूसरे वह हैं जो स्वयं से प्रदूषण नहीं है, प्रदूषक नहीं है, फिर किसी और के साथ जब मिल जाते हैं तो प्रदूषण भाव प्रकट कर देते हैं, उनको कहा जाता है द्वितीयक प्रदूषक। क्या कहते हैं भैया? द्वितीयक प्रदूषक कहते हैं, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कहा जाता है। नहीं समझ आया? जैसे आप बताओ कि अगर कोहरा है तो अब कोहरा प्रदूषक है नहीं, लेकिन अगर यहाँ स्मोक का साथ दे दे, धुआं, तो दोनों विक्रिया करके क्या बना लेते हैं, स्मॉग। क्या बना लेते हैं? और स्मॉग क्या है, पॉल्यूटेंट। तो कैसा हो जाएगा ये, सेकेंडरी पॉल्यूशन। बाकी जो गैसें स्वयं से प्रदूषण फैलाते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड स्वयं से फैला रही है, तो क्या हो जाएगी वो, प्राथमिक। तो प्रदूषक कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। एक कौन सा, प्राथमिक, दूसरा कौन सा, द्वितीयक। प्रदूषक को बंटवारे का एक और तरीका है इनके ड्यूरेबिलिटी के आधार, इनके जीवन काल के आधार। और जीवन काल के आधार पर, इनके ड्यूरेबिलिटी के आधार पर देखें तो एक वह है जो कुछ समय तक के लिए तो प्रदूषक है, लेकिन कुछ समय बाद वो ऑटोमेटिक डिकम्पोज हो जाएंगे, अपघटित हो जाएंगे, उनका प्रदूषण प्रभाव नहीं रहेगा। उनको कहते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। क्या कहते हैं, बोलो, बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट, जैव अपघटनीय प्रदूषक। क्या कहते हैं, जैव अपघटनीय प्रदूषक। जैसे घर का कूड़ा कचरा है, घर का कूड़ा कचरा, मान लो आलू छीला आपने, उसको बाहर कहीं डाल दिया, तो तुरंत कैसे काम करेगा वो, प्रदूषक के रूप में कैसे काम करेगा। लेकिन कुछ दिनों बाद जब डिकम्पोज हो जाएगा तब प्रदूषक रह जाएगा नहीं। मलमूत्र है, कुछ समय तक के लिए कैसा है, प्रदूषक, उसके बाद क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। तो एक निश्चित समय तक तो प्रदूषक है वो, लेकिन उसके बाद उनका प्रदूषण प्रभाव खत्म। उन्हें क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। और दूसरे होते हैं एनबीडी। एनबीडी बोले तो नॉन बायोडिग्रेडेबल। क्या बोलते, जैव अनअपघटनीय। क्या बोलते, जैव अनअपघटनीय। और जैव अनअपघटनीय माने क्या हो जाएगा, तो जैव अनअपघटनीय माने हो जाएगा जो जितनी मात्रा में एक बार आ गए कभी उनकी मात्रा खत्म नहीं होने वाली, कभी उनकी मात्रा समाप्त होने वाली नहीं है। उन्हें क्या बोलते हैं, एनबीडी, नॉन बायोडिग्रेडेबल। समझ आया? यस सर। बोलो। यस सर। अच्छा, ये किसके द्वारा किया जाएगा, प्रदूषक के द्वारा। प्रदूषण के प्रकार हम लोगों ने सीख लिए। अब इसमें अगर हम देखें तो प्रदूषण करता कौन कौन है, यानी प्रदूषक है कौन, तो इसको ये प्रदूषक जहां उपस्थित हो जाए, अगर वायु में प्रेजेंट है
वायु प्रदूषण। जल में है जल प्रदूषण, दिमाग में है दिमाग प्रदूषण। जहां कहीं आ जाएगा वहां प्रदूषण कर देंगे। तो हम पहले किसको देखेंगे? वायु प्रदूषण। इसको वायु प्रदूषण, यानी इस समय हम इस प्रदूषण को कहां उपस्थित करते हैं? वायु। क्योंकि वायु प्रदूषण अगर समझ में आ गया तो सारे प्रदूषण ऑटोमेटिक आ जाएंगे। पानी बरसेगा कोई जल में घुल जाएगा, जल प्रदूषण कर देगा। मिट्टी में जाके जमा हो जाएगा, मृदा प्रदूषण कर देगा। सब वायु वाला मिलता है। ठीक, यस। तो जो वायु प्रदूषण है साहब, इसके दो प्रकार, दो कारक हैं होने में। पहला ये है, हम सबको पता है कि जो हमारी अपनी वायु है, जो हमारी अपनी एयर है, इस एयर में साहब कौन कौन से एलिमेंट, कौन कौन सी गैसें मेन रूप से हैं? तो नाइट्रोजन कितना परसेंट? 78%। ऑक्सीजन है लगभग 21%। और 1% में कौन है? अदर गैसेस। अब देखो, अगर इन गैसों में अदर गैसेस जो हैं, इसमें आर क्या है? 0.93%। CO2 है 0.03%। और बहुत सारे हैं। इसमें अगर किसी गैस का, किसी भी गैस का अगर रेशियो बढ़े, मान बढ़े या मान क्या हो? घटे, तो भी कैसा हो जाएगा? प्रदूषण। मैंने आपको भी एग्जांपल दिया कि अगर 2 रोटी हमारी कैपेसिटी है, 4 खाए तो पक्का तैयार। समझ पा रहे हो? और अगर 2 की कैपेसिटी आधी मिली तो कमजोरी आ जाएगी। दोनों वाला जितना चाहिए उतना चाहिए, उससे कम है तो दिक्कत, ज्यादा है तो दिक्कत, है ना? तो इसलिए अगर जो वायु में गैसें प्रेजेंट, अगर इनके रेशियो में चेंज हो जाए, अगर इनके रेशियो में परिवर्तन हो जाए, चेंज इन रेशियो आ जाए, अगर इनके रेशियो में परिवर्तन हो जाए, तो अगर इनके रेशियो में परिवर्तन होता है तो इससे भी क्या होगा? प्रदूषण होगा। और रेशियो में परिवर्तन होने से अगर प्रदूषण होता है तो ये भी क्या माना जाएगा? वायु प्रदूषण माना जाएगा, एयर पॉल्यूशन माना जाएगा। दूसरा है साहब कि जो पहले से हमारे वायुमंडल में गैसें नहीं है, बाद में आकर के शामिल हो जाए तो भी क्या करेंगे? वायु प्रदूषण करेंगे। जैसे इनको कहा जाएगा विषाक्त गैस। क्या बोलेंगे? विषाक्त गैसें कहा जाएगा, पॉइजनस गैसेस कहा जाएगा। कौन सी गैसेस? पॉइजनस गैसेस कहा जाएगा, इनको विषाक्त गैसें कहा जाएगा। और जो पॉइजनस गैसेस है, विषाक्त गैसें हैं, इन विषाक्त गैसों में अगर हम देखें तो कौन कौन सी गैसें आती हैं? बहुत सारी गैसें, जिनमें से कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो लेड ऑक्साइड, इसके अलावा देखें तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड। ऐसे बहुत सारी ऐसी गैसें हैं जो पहले से वायुमंडल में हमारे मौजूद, लेकिन कुछ हमारी एक्टिविटी के कारण या कुछ प्रकृति की एक्टिविटी के कारण हमारे वायुमंडल में क्या हो जाती, आ जाती है। और इन सबका प्रभाव क्या है हमारे लिए? बड़ा नेगेटिव, बड़ा नकारात्मक है। तो इन गैसों को क्या बोलेंगे? पॉइजनस गैस, विषाक्त गैस बोलते हैं। और जो पहले से वायुमंडल में है वो अपने रेशियो को बदल लेती है तो भी नुकसान पहुंचाती हैं। उनमें आती है मेन CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन आती है? कार्बन डाइऑक्साइड का समय कंसंट्रेशन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और क्या कर रही है वो? ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापमान। तो पहले विषाक्त गैसें पढ़ते हैं, फिर नोट कर लीजिए। गैस हम लोग देखते हैं भैया CO2, पहले कार्बन मोनोऑक्साइड। पहली गैस कौन सी? कार्बन मोनोऑक्साइड। अब आप बताओ, जो भी गैस विषाक्त है, आप बताओ क्या वो हमारे वायुमंडल में पहले से रही होगी? नहीं। अगर होती तो विषाक्त क्यों? इसका मतलब वो बाद में आई। तो पहले हमको जानना है कि कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे वायुमंडल में आई कहां से। तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है साहब, जब भी हम किसी जीवाश्म को जलाएंगे, जब भी हम किसी फॉसिल को जलाएंगे, तो जैसे हम किसी फॉसिल फ्यूल को जलाते हैं, पेट्रोलियम जलाओ, पैरा जलाओ, कुछ जलाओ जिसमें जीव कभी रहा, और अगर इसको जलाएं और इसका इनकम्प्लीट कंबस्टन, इनकम्प्लीट माने अपूर्ण दहन, अपूर्ण दहन अगर होता है, इनकम्प्लीट कंबस्टन अगर होता है, तो अगर इनका इनकम्प्लीट कंबस्टन होता है, अपूर्ण दहन होता है, तो अपूर्ण दहन होने से, इनकम्प्लीट कंबस्टन होने से जो गैस निकलेगी
वो कौन सी होगी? कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी गैस? तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है क्या होने से? इनकम्प्लीट कंबस्टन होने से, अपूर्ण दहन होने से। जो भी गैस निकलेगी कौन सी गैस होगी? कार्बन मोनोऑक्साइड। कैसे बताओ? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बाहर आती है क्या होने से? इनकम्प्लीट कंबस्टन होने से। और इसकी सबसे खास बात ये कि अगर ये श्वसन के माध्यम से हमारे फेफड़े तक पहुंच जाए तो ये ऑक्सीजन की अपेक्षा बहुत अधिक एक्टिव, सक्रिय है। तो ये क्या करती है? हीम पिगमेंट से, हीमोग्लोबिनोमा के हीम पिगमेंट से ऑक्सीजन को रिप्लेस करके खुद बैठ जाए। ऐसे में हमारे शरीर में किसकी कमी हो जाएगी? ऑक्सीजन की कमी। जैसे एग्जांपल के लिए सुनो आप, हम लोग पढ़े थे कि बंद कमरे में अंगीठी जला करके नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा आपको लिमिटेड होगी। आपने दरवाजा बंद कर लिया, खिड़की बंद कर, वॉशरूम खाली लगा, बाकी सब बंद क्यों? ठंडी हो और अंगीठी जला दियो बाहर, ये अंगीठी जल रही। ऐसे में जलने के लिए इसको भी ऑक्सीजन चाहिए और सांस लेने के लिए आपको भी ऑक्सीजन चाहिए, इस व्यक्ति को भी ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन लिमिटेड हो, इसने क्या किया? हवा को गर्म किया, तब तो तुमको गर्मी लगने लगी, थोड़ा अच्छा लगा। तो हवा गर्म होती तो ऊपर उठती है, इसका मतलब हवा का प्रेशर ऊपर की तरफ उठ गया, वायु में ऑक्सीजन की कमी हो गई। और ऐसे में ये भी जलेगी तो धड़क धड़क के जलेगी, यानी इसका इनकम्प्लीट कंबस्टन होगा। तो कौन सी गैस निकलेगी? कार्बन मोनोऑक्साइड। बोलो। और आप सो रहे हैं बगल में, मस्त नींद एकदम, या जो भी व्यक्ति सो रहा है, अब वो क्या करेगा? इस कार्बन मोनोऑक्साइड को इनहेल कर जाएगा, फेफड़े तक पहुंचेगी, किसकी कमी कर देगी? ऑक्सीजन। दम घुटना शुरू करेगा, जल्दी जल्दी सांस लो। अगर प्रभु ने उस व्यक्ति को समय से जगा दिया तो घर से बाहर निकल लेगा सकुशल। अगर सोता रहा सोता, यानी अगर कार्बन मोनोऑक्साइड में लंबे समय तक सांस ले इंसान तो उसकी डेथ तक हो सकती है। अब समझ आया? तो जल्दी जल्दी सांस लेना क्या कहलाता है? दम घुटना। क्या कहलाता है? दम घुटना। इसलिए इसको कौन सी गैस कहते हैं? दम घोटू गैस। कौन सी गैस है? दम घोटू गैस है। इसे सफोकेटिंग गैस कहा जाता है। क्या कहा जाता है साहब? सफोकेटिंग गैस कहा जाता है, दम घोटू गैस कहा जाता है। किसको? कार्बन